ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। पहले मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब जो है वो इसमें इंटरेस्ट काफी ज्यादा डेवलप हो गया इस वजह से, क्योंकि समझ लग जाए तो फिर हर चीज ही अच्छी लगती है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लग जाए इस टॉपिक की। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले जो है ना, आप आ जाए नीचे डायग्राम पे। ये है जो सिंथेसिस और रिलीज वाली है, ये 6.2 जो है, इस पे आ जाए सब। अच्छा, आपको पहले मैं ओवरव्यू दे दूं कि आपको पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे मोटर रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होती है। क्योंकि मोटर रिस्पॉन्सेस में दो तरह के होते हैं रिस्पॉन्सेस, या तो वो वॉलेंटरी होते हैं, मतलब कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, या फिर इन वॉलेंटरी होते हैं, मतलब कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके वो काबू में नहीं है। तो अब ये है कि जो ऑटोनॉमिक होता है वो वाला जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जबकि सोमेटिक जो होता है वो आपके कंट्रोल में होता है। तो ऑटोनॉमिक में आगे जो दो क्लासेस हैं या सब डिविजन हैं, वो ये है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अब उनमें डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट जो है अरेंजमेंट होगी, और उनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे उनकी डिफरेंट तरीके से उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी होगा, और डिफरेंट तरीके से उनके सिंथेसिस होगी। तो अब हमने जो ऑटोनॉमिक में दो मेजर जो है यूज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो मेजर होते हैं, उनकी हमने देखना है कि वो न्यूरॉन के अंदर प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, उनकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, और फिर उनका रिलीज कैसे होता है। जो हमने आगे जाके ड्रग्स उन पे अप्लाई करनी है, वो ड्रग्स किस तरीके से उनके उनके मैकेनिज्म, जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, उसमें किस तरीके से चेंजेस ला सकती हैं। हम ये नॉर्मल सब कुछ पहले इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमने उसके अकॉर्डिंगली ड्रग्स जब दें तो हम उस पे उसके किसी एक स्टेप को इनहिबिट या स्टिमुलेट कर सकें, ताकि अकॉर्डिंगली हमारा जो ड्रग है हमें रिस्पॉन्स दे सके। तो पहले हम बात करेंगे कोलिनर्जिक, या ये जो कोलिनोसेप्टर्स जो होते हैं, यानी जब कोलिनर्जिक उस पे न्यूरोट्रांसमीटर जाके जो होता है हमारे पास एसिटाइलकोलिन, वो जाके एक्ट करता है, वो कैसे काम करता है और उसकी अपनी सिंथेसिस कैसे होती है, पहले हम वो पढ़ेंगे। तो मैं पहले डायग्राम से आपको इसलिए बताऊंगी ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए, फिर हम उसको रीड करेंगे। अच्छा, अब ये आपने कोलिनर्जिक पे फोकस करना है। इसके अंदर अब ये एक न्यूरॉन है, यानी एक सेल है, उसके अंदर आपके पास एसिटाइल को एक आपके पास जो अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। तो एक तो ये मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट होता है, साथ में एक कोलिन आपके पास जो है वो बाहर से आपका आ रहा होता है, और कुछ अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये जो बाहर से साइन दिया है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि उसने ये बाहर से क्यों ला रहे हैं, जो बाहर वाला है। अभी आप अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, और वो उधर दोनों जब ये इकट्ठे होते हैं, एक एंजाइम होता है जो आगे चल के इनको दोनों को मिला देगा, और उस एंजाइम के थ्रू एसिटाइलकोलिन आपके पास डेवलप हो जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, इनकी डिग्रेडेशन होने का खतरा होता है, कि मतलब कोई और एंजाइम है या कोई और मॉलिक्यूल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है, वो इसको तंग ना करे आके, या इसको खराब ना करे, इसकी जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसको। तो हम तो कुदरत ने क्या इधर निजाम रखा हुआ है कि उसको वो वेजिकल के अंदर जो है फिल कर देते, ताकि वेजिकल में एक वेजिकल के अंदर जब वो होगा तो उसको बाहर से कोई और चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी, जो साइटोप्लाज्म में और चीजें होंगी। तो क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन जो है वो एक और ट्रांसपोर्टर होता है, यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है, ये जो वेजिकल की मेम्ब्रेन है, और वो उस ट्रांसपोर्टर के थ्रू वेजिकल के अंदर चला जाएगा। उस ट्रांसपोर्टर का नाम VAT होता है, वैट जिसे कहते हैं, या फिर वेजिकल एसोसिएटेड प्रोटीन, या प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, तो VAT उसको कहते हैं। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वो जो है वो एसिटाइलकोलिन को इस वेजिकल के अंदर ले आते हैं, ताकि उसकी डिग्रेडेशन या उसको डैमेज ना हो सके, उस न्यूरोट्रांसमीटर को। अब क्या होता है, जब ये इस तरह ही पड़ा रहेगा वेसिकल के अंदर अनटिल अनलेस बाहर से कोई स्टिमुल आया है। जब वहां से स्टिमुलस आएगा तो क्या होगा कि ये जो एसिटाइल कोलिन है
बिकॉज ऑफ कैल्शियम इनफ्लक्स हमने इतनी दफा पढ़ा है कि कैल्शियम जब भी इनफ्लक्स होगा देयर विल बी इन्फ्यूजन ऑफ द वेसिकल टू द टर्मिनल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन की जो वेसिकल है वो टर्मिनल मेम्ब्रेन के पास, यानी जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके पास आती है, और इधर कुछ प्रोटीन्स अटैच होती हैं जिसको यहाँ पे उसने VAMP के नाम से लिखा, जो वेसिकल के साथ अटैच होती है, और एक होती है प्रोटीन SNAP जो है ये टर्मिनल जो उसकी मतलब जो सेल की है ना अपनी मेम्ब्रेन उसके साथ अटैच होती है। इनका क्या काम होता है, इन्होंने जब भी ट्रिगर होते हैं ना सेल बिकॉज ऑफ कैल्शियम इनफ्लक्स, तो इसने क्या होता है, इसने उसके साथ इंटरेक्ट करना होता है और इस डिफ्यूजन को करवाना होता है। बिकॉज ऑफ दीज प्रोटीन, ये असल में प्रोटीन्स हैं जो इस इन मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होती हैं। तब क्या होता है कि कैल्शियम आया बाहर से और उसने फिर ये इंटरेक्ट किया इन प्रोटीन्स के साथ। इस सब प्रोसेस से क्या हो रहा है, इस सब प्रोसेस से जो है एसिटाइल कोलिन का जो वेसिकल है वो इन्फ्यूज हो गया या उसकी फ्यूजन हो गई है विद द टर्मिनल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। उससे क्या होगा, जब इन्फ्यूजन होगी तो आपका जो एसिटाइल कोलिन जो आपका प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है इन दिस कंडीशन इन दीज टाइप ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच आर कोलिनर्जिक, तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में फिर वो क्या होगा, उसमें से एसिटाइल कोलिन बाहर आ जाएगा, साइनेप्स में आ गया। अब आपको पता है साइनेप्स में जो है वो एक मतलब कि एक ओपन स्पेस है बिटवीन टू न्यूरॉन्स या बिटवीन फैक्टर और न्यूरॉन। तो वहां पे फिर आगे जो मेम्ब्रेन होगी, अगर वो फैक्टर सेल है तो उसकी मेम्ब्रेन होगी, अगर वहां पे न्यूरॉन है तो उसकी होगी। तो उसके ऊपर जो है कोई एक रिसेप्टर पड़ा होगा। अब वो जो एसिटाइल कोलिन है वो उस पर जाके बाइंड करेगा और अपना रिस्पांस शो करेगा। वो रिस्पांस कैसे शो करेगा, किस तरीके से होगा, वो भी हम आगे चल कर देखेंगे। लेकिन अभी आप इससे फोकस करें कि एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस यहाँ पे किस तरीके से हुई है। 2-3 स्टेप है, इनको आपने याद रखना है। और इसके बाद अब देखें कि एसिटाइल कोलिन आ गया साइनेप्स में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक और एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एस्टरेज एज जहां भी आता है वहां एंजाइम होता है इसका मतलब। तो अब जो है इसने क्या करना है, इसने कर देनी है डिग्रेडेशन एसिटाइल कोलिन की, और एसिटाइल कोलिन को वापस भेज देना है किसमें, कोलिन और एसीटेट में। अब एसीटेट का तो यहाँ पे अभी कोई हमें नहीं पता कि क्या इसका काम है, कहीं और चला जाएगा क्या, लेकिन जो कोलिन है ना ये वापस जिस तरह कहते हो ना कि आपने कोई चीज बनाई है, आपने ब्लॉक्स बनाए हैं, आप एक दफा आप कैसल बना लो, आप तोड़ के ब्लॉक्स को फिर से कुछ और बना सकते हो। तो ये कोलिन को बजाय जाया करने के वो वापस जो है इधर से ये जो एरोहेड हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे एरोहेड बनाया हुआ है उसने, ये एरोहेड ये जो डिग्रेडेड थ्रू एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो हमारे पास कोलिन बना है वो वापस इधर वापस सेल के अंदर थ्रू ए ट्रांसपोर्टर भेज देगा। उससे क्या होगा कि अब दोबारा जब उसने सिंथेसिस करनी है एसिटाइल कोलिन की अंदर जाके, तो हम वही वाला कोलिन जो है दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी एसिटाइल कोलिन की मैन्युफैक्चरिंग में या उसकी प्रोडक्शन में। तो इस तरीके से जो है आपका ये कोलिन दोबारा अंदर चला जाएगा और दोबारा से उसकी सिंथेसिस हो सकेगी। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा है कोलिनर्जिक का। इसकी अब हम जरा एक दफा इधर से बुक से भी देख लेते हैं जो इसने लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो उसने आपको बताया है कि ये जो एसिटाइल कोलिन है ना ये प्राइमरी ट्रांसमीटर है इन ऑल ऑटोनोमिक गैंग्लिया। प्राइमरी ऑटोनोमिक गैंग्लिया में वो कह रहा है एंड एट साइनेप्स बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड देयर अफेक्टेड सेल। अब ये सारा मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी आपको। इट इज अ ट्रांसमीटर एट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि एक तो वो प्राइमरीली बता रहा है आपको कि प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है सारे ऑटोनोमिक गैंग्लिया में। मतलब कि ऑटोनोमिक में कौन कौन से आते हैं आपको पता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और पैरासिम्पैथेटिक आता है। तो इन सब में जो गैंग्लियन पे जाके है ना वहां पे एसिटाइल कोलिन, अब यहाँ पे देखो आप इस डायग्राम में, ये देखो ये है आपके पास पैरासिम्पैथेटिक पहला वाला, इसमें एसिटाइल कोलिन पहला है, वो तो उसमें तो होना ही है।
तो गैंग्लियन की बात कर रहा था वो वहां। सिंपैथेटिक में गैंग्लियन आएगा, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन आया है गैंग्लियन वाले एरिया में, यहाँ पे सिंपैथेटिक है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन, यहाँ पे सिंपैथेटिक है गैंग्लियन में एसिटाइलकोलिन। आगे नीचे चले जाओ तो आगे तो किसी में गैंग्लियन है ही नहीं, तो उधर इन तीनों की बात करना बनते ही है। अच्छा, ऊपर वाले जो चार है ना उन पे आप फोकस रखो। पहला तो है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक आपको पता है वो जो अफेक्टर होता है उसके पास जाके गैंग्लियन होता है, तो उसमें उसने होना है एसिटाइलकोलिन। और सिंपैथेटिक जो है जितने भी हैं सिंपैथेटिक के, उनमें भी सब में एसिटाइलकोलिन ही होना है। कौन से वाले में? गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक गैंग्लियन में, ठीक है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर यही होगा। अच्छा, ये तो आपने कर लिया कि पहले वाले। अब सिंपल ये बात याद रखो कि जो पहला वाला आना है ना न्यूरॉन, मतलब कि एक होता है ना प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक, तो प्री साइनेप्टिक सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जितने भी होंगे जो गैंग्लियन से पहले आ रहे होंगे उसमें सब में जो है ना वो एसिटाइलकोलिन आ रहा है। उसके बाद जो अगर आप, ये किसी का माइक ऑन है आई गेस। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो अगर आप बात करो पोस्ट साइनेप्टिक की या पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की, पोस्ट गैंग्लियोनिक कहेंगे बल्कि क्योंकि गैंग्लियन के बाद आ रहा है ना, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करो तो वापस इस डायग्राम पे आए तो यहाँ पैरासिम्पैथेटिक में आपके पास ने यहाँ पे शो किया है। एक सेकंड में आपको यहाँ से दिखाती हूँ। At the synapse between parasympathetic postganglionic neuron and their effector, वो कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और उसके अफेक्टर के दरमियान में होता है ना, उसमें होगा एसिटाइलकोलिन। यहाँ पे देखो ये अफेक्टर है और उसके साथ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, तो इधर फिर एसिटाइलकोलिन आ रहा है, ठीक है। और उसने बताया है कि एक्सेप्शन है एक कि सिंपैथेटिक में जो इफेक्टर और न्यूरॉन के साथ होता है ना, वहां होता तो दरअसल नॉरएपिनेफ्रिन है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है स्वेट ग्लैंड्स की। एक्सेप्शन है सिंपैथेटिक होते हैं स्वेट ग्लैंड, लेकिन वहां पे जो है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है, ठीक है। ये उसने एक एक्सेप्शन यहाँ पे बताई हुई है। उसके बाद उसने कहा है इट इज ऑल्सो प्राइमरी ट्रांसमीटर एट सोमैटिक। सोमैटिक में भी, सोमैटिक में आपको पता है एक ही बड़ा सारा न्यूरॉन होता है जो जा रहा होता है डायरेक्टली अफेक्टर के ऊपर। ये देखें इस डायग्राम में, ये एक ही है जो पूरा उधर से लेकर स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जो आपके अफेक्टर तक जा रहा है, और उसमें एसिटाइलकोलिन है। अच्छा, ये उसने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जनरल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें हमने 2-3 पॉइंट ये इसी तरह याद रखने हैं कि एक तो वो सब पहले वाले सब में होगा, तो आप कहोगे ऑल ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में। उसके बाद आप कह दोगे कि पैरासिम्पैथेटिक में जो इफेक्टर और न्यूरॉन के दरमियान होता है वहां पे। तीसरी बात आप कहते हो कि एक एक्सेप्शन है, सिंपैथेटिक में होता नहीं है लेकिन एक्सेप्शन है कि सिंपैथेटिक में जो स्वेट ग्लैंड वाले होते हैं ना, उधर जो है वहां पे भी ये वाला होता है। उसके बाद आप सोमैटिक में कहोगे, ठीक है। अब आते हैं सिंथेसिस और स्टोरेज में। सिंथेसिस और स्टोरेज का हमने पढ़ लिया कि जो होता है एसिटाइल को ए होता है और साथ में कोलिन होता है, ये दोनों मिलते हैं थ्रू एन एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेसेस। ये इनको ट्रांसफर कर देता है किसमें? एसिटाइल कोलिन में, ये एक एंजाइम। अब इसके बाद क्या है कि वो यही कहता है दी रेट लिमिटिंग स्टेप जो है ना इसका, इस सारे प्रोसेस का, इस प्रोडक्शन का या सिंथेसिस का, वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलिन इनटू द नर्व टर्मिनल। यानी वो कह रहा है कितनी कोलिन अंदर आ रही है उस नर्व टर्मिनल में, ये चीज जो है ना बताती है कि हमारे पास कितनी सिंथेसिस होगी। अगर वो थोड़ी आ रही है तो थोड़ी ही एसिटाइल कोलिन बनेगा, अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर ज्यादा ही एसिटाइल कोलिन बनेगा, ठीक है। तो ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, मतलब कि इस पे डिपेंड करता है, कहने का मतलब है। अच्छा, दिस ट्रांसपोर्ट कैन बी इनहिबिटेड बाय रिसर्च ड्रग। आगे वो बता रहा है कि ये जो ट्रांसपोर्टर है जो कोलिन लेके आ रहा है, जिसके थ्रू आ रहा है कोलिन बाहर से, उसको इनहिबिट कर सकते हैं हम हेमिकोलिनियम से, जो एक ड्रग है। तो उसके बाद उसने क्या बताया कि एसिटाइलकोलिन जो है ना, इसको ये फिर आगे जो जिस मैंने आपको बताया वेसिकल्स में हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर वैट, उससे करते हैं। इसका फिर उसने बता दिया कि इसको, इस ट्रांसपोर्टर को हम इनहिबिट कर सकते हैं एक ड्रग से, वैसा मिकोल जो है ड्रग,
उसके बाद उसने बताया रिलीज कैसे होता है। रिलीज इस तरह होता है कि जब भी वो आपका स्टोर हो गया ना नर्व टर्मिनल में, वो वेसिकल्स की फॉर्म में, तो जब भी कैल्शियम ने आना है, कैल्शियम ने आके क्या करना है, द एंट्री ऑफ कैल्शियम थ्रू कैल्शियम चैनल एंड ट्रिगरिंग ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन स्नेयर प्रोटीन। स्नेयर प्रोटीन इंक्लूड, अब स्नेयर प्रोटीन्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एक है वी स्टेयर्स जो कि वेसिकल्स के साथ अटैच होती है, जिसको VAMP के नाम से उसने लिखा हुआ था वहां डायग्राम में, जिसका मतलब है वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। और एक होती है टी स्नेयर्स। ये जो प्रोटीन्स होती है ना, ये होती हैं प्रेजेंट नर्व टर्मिनल की मेम्ब्रेन पे, जो हमने वहां पे मैंने आपको बताया था, क्योंकि T फॉर टर्मिनल कर लो और V फॉर वेसिकल, ठीक है। तो इस तरीके से तो उनका उसने नाम स्पेसिफिक एक दे दिया है, स्नैप। स्नैप जो है ये जो है ये प्रेजेंट होगी नर्व टर्मिनल की मेम्ब्रेन के साथ। जब इनके साथ इंटरेक्शन होगा तो इससे क्या होगा, एक डॉकिंग ऑफ वेसिकल टू दी टर्मिनल मेम्ब्रेन। डॉकिंग का क्या मतलब है कि वो डॉक करना यानी अटैच करना, उसके साथ अटैच होकर इंटरेक्शन शो करना। और इससे क्या होगा फिर कि वहां पे इन्फ्लक्स होगा किसका, ऑफ कैल्शियम। आपको पता है कैल्शियम होगा, फ्यूजन होगी मेम्ब्रेन की वेसिकल्स के साथ, और जो आपका है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे वहां पे आपका जो ट्रांसमीटर है वो आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसने बता दिया कि ये जो है इसको आप किस तरह से, ये बोtulinum टॉक्सिन्स हैं, ये जो है आर एबल टू एंटर कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल एंड एंजाइमेटिकली आप। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि उसको जो है वो किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। ये मतलब उसने साथ साथ आपको सिंथेसिस का और सारा वो प्रोसेस भी बता रहे हैं, साथ साथ वो उन ड्रग्स का भी बता रहे हैं जो इन चीजों को अफेक्ट कर सकती हैं या इन चीजों को आपके डिस्टर्ब कर सकती हैं, जो आप बाहर से ले सकते हो चीजें। आगे वो टर्मिनेशन की बात करते हैं कि टर्मिनेशन कैसे होती है, यानी उसकी डिग्रेडेशन कैसे होती है। जो मैंने आपको पहले बताया, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एक एंजाइम होता है जो नॉर्मली साइनेप्स में प्रेजेंट होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। उसमें क्या करता है वो, क्या उसको the product are not excreted but are recycled in the body। रिसाइकल कैसे हो रहा है, कोलिन आपकी वापस नर्व टर्मिनल में जाता है और फिर से प्रोडक्शन करता है एसिटाइलकोलिन की। अच्छा, और वो यही बता रहे हैं कि ये जो है ना इनहिबिशन, इससे करने से थेराप्यूटिक हम यूजेज कर सकते हैं। जो आपको याद भी होगा, हमने पिछले CNS वाले चैप्टर्स में काफी जगह पढ़ा भी था कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, ठीक है। तो उनके जो इनहिबिटर यूज करते थे तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता था और फिर हमारे जो इफेक्ट्स आते थे वो आ जाते थे जो हमें चाहिए होते थे। अच्छा, ड्रग इफेक्ट ऑन, अच्छा वो ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो इन सारे प्रोसेसेस में, सिंथेसिस में, स्टोरेज में, रिलीज में, टर्मिनेशन में, इन सारे स्टेप्स में डिफरेंट स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स के अंदर डिफरेंट पाथवेज हैं जिन पे वो अपना एक्शन शो कर सकती हैं ड्रग्स। तो इधर उसने सारे वही जो ड्रग्स आपको मैंने पहले बता दी उनका इकट्ठा करके उसने बता दिया कि कहाँ कहाँ ये अपना एक्शन शो करेंगे। तो ये आपने अच्छे से करना है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी तरफ, एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन की तरफ। अगर किसी का कोलिनर्जिक में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले अभी, ताकि हम आगे एड्रीनर्जिक की तरफ चलें। कोलिनर्जिक जो है ना कंपैरेटिवली सिंपल है, क्योंकि इसमें बस 2 ही स्टेप हैं तकरीबन, लेकिन जो एड्रीनर्जिक है इसमें 3-4 स्टेप्स आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली जो एक टायरोसिन प्रेजेंट होता है, जो आपके नर्व टर्मिनल्स में या न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, प्रोडक्शन हो रही होती है इसकी थ्रू डिफरेंट पाथवेज। अच्छा, टायरोसिन जो नेचुरली जब प्रेजेंट होता है ना, इसने कन्वर्ट होना होता है डोपा में। डोपा में किस तरह से कन्वर्ट होता है, थ्रू हाइड्रोक्सिलेशन, यानी जो हाइड्रोक्सिलेशन का फिनोमिना है, थ्रू एन एंजाइम वो प्रोसेस होता है और उससे क्या होता है, ये जो टायरोसिन है कन्वर्ट हो जाता है डोपा में, ठीक है। डोपा जो है वो एक एब्रिविएशन उसने यूज की है यहाँ पे। उसके बाद ये जो डोपा आपके पास बनेगा, इसने आगे कन्वर्ट होना है डोपामीन में। डोपामीन जो है इसमें कन्वर्जन किस तरह होती है, यहाँ पे होता है डी कार्बोक्सिलेशन का फिनोमेना। इसको आपने याद रखना है किस तरीके से, पहले आपने ना इस प्रोसेस को छोड़ के आपने याद रखना है, पहले होनी है हाइड्रोक्सिलेशन, फिर होनी है डीकार्बोक्सिलेशन,
फिर से होनी है हाइड्रोक्सिलेशन, यानी पहले हाइड्रोक्सिलेशन हुई और तीसरे स्टेप में भी हाइड्रोक्सिलेशन हुई, बीच में एक दफा होनी है डीकार्बोक्सिलेशन। तो पहला स्टेप हमने किया टायरोसिन से डोपामीन, उधर हुई हाइड्रोक्सिलेशन। फिर अगला स्टेप में डोपा से डोपामीन में हुई डीकार्बोक्सिलेशन, डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन में हुई हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, यानी पहला और तीसरा स्टेप में दोनों में हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, दूसरे स्टेप में सिर्फ डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। ठीक है, ये हम आगे चल के डिटेल में भी बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें अब देखें जब डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ तक जो है ना प्रोसेस, ये है साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब जब इसने कन्वर्ट कर देना ना हाइड्रोक्सिलेशन के फिनोमेना से इसको नॉरएपिनेफ्रिन में, तो नॉरएपिनेफ्रिन को फौरन उसने जो है थ्रू ए ट्रांसपोर्टर वेसिकल में जो है भेज देना है। जब वो वेसिकल में चले जाएगा, तो अगेन वेसिकल का वही पर्पस है जो हमने पहले डिस्कस किया। अब वेसिकल में जब वो चला गया, फिर अपॉन स्टिमुलेशन देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आयंस आएंगे, कैल्शियम आयंस आएंगे अलोंग विद दीज प्रोटीन्स जो इसकी एक कुछ वेसिकल्स में है और कुछ जो है मेम्ब्रेन के टर्मिनल पे, ये जो जिगजैग बनी हुई है ये प्रोटीन्स उसने दिखाएंगे, ये इंटरेक्ट करेंगी और ये क्या करेंगी, ये फ्यूजन करवाएंगी वेसिकल की किसके साथ, टर्मिनल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन के साथ। इससे क्या होगा, जब फ्यूजन होगी यहाँ पे स्पेस बनेगी और स्पेस बनने से नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज हो जाएगा साइनेप्टिक लैब में, और साइनेप्टिक लैब में रिलीज होने के बाद वो अपना एक्शन एडिनोसेप्टर या एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं उन पे शो करेगा, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। इसके बाद इधर जो होती है, जिस तरह हमने वो क्या कहते हैं इसकी पढ़ा था कोलिनर्जिक में कि वहां पे डिग्रेडेशन होती है और उसके बाद जो है वो कोलिन जो है वो वापस अंदर चला जाता है, रिसाइकल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है इसकी डिग्रेडेशन नहीं होती, बल्कि यहाँ पे एक अपटेक का जो है एक ट्रांसपोर्टर होता है अपटेक करने के लिए, तो वो क्या कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन को वापस अंदर जो है, जो एक्सेस में होता है, जो आपके यूज में नहीं हो रहा होता या ज्यादा रिलीज होता है, तो उसको वापस अंदर ले जाता है थ्रू दिस ट्रांसपोर्टर, जिसको नेट कहते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। N for नॉर, E for एपिनेफ्रिन और ट्रांसपोर्टर। अच्छा, ये जो है इसको वापस अंदर ले जाएगा और अंदर जाके वो जो है वापस वेसिकल की फॉर्म में ले जाएगा। अगर ये वेसिकल की फॉर्म में नहीं स्टोर करेगा ना, तो ये साइटोप्लाज्म में रहेगा, तो यहाँ पे थ्रू डिफरेंट एंजाइम ये डिग्रेड हो जाएगा। तो इसी तरह होता भी है कि अगर यहाँ पे ये अंदर एंटर हुआ है और इधर पास कोई एंजाइम है, तो वो उसको वेसिकल में जाने से पहले ही डिग्रेड कर देगा, तो उसका फिर वो वेसिकल में जाने का कोई मकसद रहेगा ही नहीं। तो एक तो यहाँ से वापस जा सकता है और थ्रू डिफरेंट डिफ्यूजन फिनोमिना, तो वहां से भी वो जा सकता है वापस। अच्छा, अब हम इसको अब देखें, ये जो हमने ड्रग्स यहाँ पे लिखी हुई है, ये मुख्तलिफ स्टेप्स में आप देख रहे हो कि उनके मुख्तलिफ स्टेप्स में इन्वॉल्व है। कोई यहाँ पे उसके ट्रांसपोर्टर के इनहिबिट कर रहा है, कोई यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिलेशन का फिनोमिना हो रहा था उसको इनहिबिट कर रहा था, कोई उसकी फ्यूजन को इनहिबिट कर रहा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नॉरएपिनेफ्रिन की डिटेल में उसकी जो है स्टडी करने। इधर था, इधर नीचे था ये। अब नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना, आपने ये इस तरीके से करना है कि जो आपने कोलिनर्जिक वाला था उसमें तो आपने याद रख लिया था कि ऑटोनॉमिक के जितने भी जो मतलब जो गैंग्लियन वाले थे वो सारे जो थे वो तो उसमें कोलिनर्जिक वाले थे, यानी एसिटाइल कोलिन था उधर ट्रांसमीटर। लेकिन अब बाकी कितने बचे हैं, अब बाकी देखो पहले वाले तो सारे उसने ले लिए थे, अब आपने यहाँ को पता लगे कि यहाँ पे हमेशा पोस्ट गैंग्लियोनिक होंगे, क्योंकि वो गैंग्लियोनिक वाले जो थे वो तो सारे एसिटाइल कोलिन ने ले लिए ना, तो आप इस तरीके से इन चीजों को याद रख सकते हो। अच्छा, अब देखो नॉरएपिनेफ्रिन इज द प्राइमरी ट्रांसमीटर एट द सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है, गैंग्लियन के बाद वाला न्यूरो इफेक्टर सेल, यानी जो इफेक्टर के साथ जो न्यूरॉन अटैच हो रहा होता है या साइनेप्स बना रहा होता है, कनेक्शन बना रहा होता है, उसमें ये अपना जो है ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो उसने, हमने पहले एक्सेप्शन से बात कर ली थी कि स्वेट ग्लैंड में सिंपैथेटिक में उसने यहाँ पे तो बता दी सिंपैथेटिक में करते हैं, लेकिन उसने बताया कि सिंपैथेटिक में जो स्वेट ग्लैंड वाले हैं ना उनमें नहीं है ये, उसमें कौन सा एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, आगे है प्रोबेबली वासोडायलेटर सिंपैथेटिक
सिंपैथेटिक फाइबर इन द स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल के जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है ना, जो वेसोडाइलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें भी जो है एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। डोपामिन में बी ए वेसोडाइलेटर ट्रांसमीटर इन रीनल ब्लड वेसिकल, बट नॉरएपिनेफ्रिन इज ए वेसोकंस्ट्रिक्टर ऑफ दोस वेसल्स। वो कह रहे हैं कि डोपामिन जो है रीनल यानी जो किडनी की तरफ जो वेसल जा रही होती है, उनमें वेसोडाइलेशन जो करवाने वाला होता है ना ट्रांसमीटर, वो तो डोपामिन हो सकता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए इन्वॉल्व होता है ना, वो हमेशा जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन होता है। इसने आपको वैसे इंफॉर्मेशन दे दी है। अच्छा, आगे जो है सिंथेसिस या स्टोरेज की बात करें, तो सिंथेसिस में हमने जिस तरह पहले बात की, the synthesis of dopamine or norepinephrine requires several steps after transport। अच्छा, अब टायरोसिन आ गया, हाइड्रोक्सिलेटेड बाय टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेशन करवानी है, इसी तरह उसका नाम भी हाइड्रोक्सिलेज बना दिया हमने, ठीक है। रेट लिमिटिंग स्टेप है यहाँ पे, जिस तरह कोलिन की वहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो रेट लिमिटिंग थी, तो यहाँ पे टायरोसिन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रेट लिमिटिंग है। अच्छा, ये होगी हाइड्रोक्सिलेशन हुई, उसने कन्वर्ट किस में कर दिया, डोपा में। डोपा क्या क्या मतलब है, डाई हाइड्रोक्सी फिनॉक्सी डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ये जो है ये बन गया। अब डोपा जो है उसने आगे फिर से डी कार्बोक्सिलेशन की फिनोमेना से डोपामीन में कन्वर्ट होना है। जब डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन का फिनोमेना होगा वेसिकल के अंदर। जब वेसिकल के अंदर वो फिनोमेना होगा, तो उससे क्या कन्वर्जन हो जाएगी, डोपामीन की नॉरएपिनेफ्रिन के, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तीनों स्टेप आपको पहले बताया, पहले हाइड्रोक्सिलेशन, फिर डी कार्बोक्सिलेशन, फिर हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। अच्छा, फिर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज कैन बी इनहिबिटेड बाय, अच्छा उसने अब आपको बता रहे हैं ड्रग्स कौन कौन सी इनहिबिट कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा जो ये है, अच्छा, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेसिकल। अच्छा, अब यहाँ पे जो जिस तरह हमने वहां पे वैट पढ़ा था, जो वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर था, जो वेसिकल के अंदर लेके जा रहा था, यहाँ पे जो है वो VMAT है, यानी वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर। ये उसमें वेसिकल में ट्रांसपोर्ट करवा रहा है और वहां पे स्टोर करवाता है, स्टोर रखता है उसको। उसके बाद कुछ एंजाइम्स होते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज, जिसका आपको याद होगा अगर आपने रिवाइज किया हो, एंटी डिप्रेसेंट्स में हमने पढ़ा था, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे हम मोनोअमीन ऑक्सीडेज का अपना पढ़ रहे हैं कि उसका क्या रोल है। तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि is present on mitochondria in the adrenergic nerve ending and inactivate a portion of dopamine and norepinephrine in the cytoplasm। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं जो उसको डिग्रेड करते हैं, जिसकी वजह से हमें उसे एक जो वेसिकल में बना के रखना जरूरी है ताकि उसकी डिग्रेडेशन ना हो। तो अब जहाँ पे वो बता रहा है कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो उसकी डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होता है या इनएक्टिवेशन में इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से आप जो है ना, अगर इसको नहीं रखोगे, जिस तरह यहाँ डायग्राम में उसने जब वापस लेके गया, यहाँ पे वो वेसिकल की फॉर्म में नहीं है, तो जब वेसिकल की फॉर्म में नहीं होगा वो, तो क्या होगा, इस जगह पे वेसिकल की फॉर्म में वो नहीं है, तो जब वेसिकल की फॉर्म में नहीं होगा तो यहाँ पे वो मोनोअमीन ऑक्सीडेज उसको इनहिबिट कर सकता है या उसको इनएक्टिवेट कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे, अच्छा वही बात के मोनोअमीन इनहिबिटर हम किस लिए यूज करते हैं वो हम सब पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा, VMAT जो है ये कैन, अभी इसका वो बता रहा है कि जो आपने जो वेसिकल की ट्रांसपोर्टर है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वेसिकल के अंदर, उसको आप किस ड्रग से इनहिबिट कर सकते हो, उनका बता रहे हो। ये आपको हर स्टेप का डायग्राम में जो लिखी हुई है वो आपने याद कर लेनी है। अच्छा, अब रिलीज किस तरह होती है इनकी, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन आर रिलीज फ्रॉम द नर्व टर्मिनल बाय द सेम कैल्शियम, मतलब वही मैकेनिज्म आने हर जगह, जहां भी रिलीज होने कैल्शियम डिपेंडेंट मैकेनिज्म है, जो जिस तरीके से एसिटाइलकोलिन का था उसी तरह से इसका है। लेकिन इन कंट्रास्ट टू कोलिनर्जिक न्यूरॉन, नॉरएड्रेनर्जिक
और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन लैक रिसेप्टर फॉर ब्यूटिलिन। अच्छा, वो ये कह रहा है कि इनमें जो है ना ब्यूटिलिनियम जो टॉक्सिन है उसके लिए रिसेप्टर नहीं है, या जिस तरह पहले उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें वो रिलीज को इनहिबिट करवा रहा था ब्यूटिलिनियम टॉक्सिन, यहाँ पे वो नहीं करवा सकता। एंड डू नॉट ट्रांसपोर्ट दिस टॉक्सिन इनटू द नर्व टर्मिनल। अच्छा, टर्मिनेशन ऑफ एक्शन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम। अच्छा, टर्मिनेशन जो है, जिससे हमने उधर एंजाइम में पढ़ी थी कि एसिटाइलकोलिन एसिडेज जो था वो इन्वॉल्व था डिग्रेडेशन करवाने में एसिटाइलकोलिन की, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि टर्मिनेशन उस तरह की नहीं है। तो अब यहाँ पे किस तरह होती है, मेटाबॉलिज्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, यानी मेटाबोलाइट नहीं बनते इसके जो टर्मिनेशन में इन्वॉल्व हो। यहाँ पे क्या होता है कि नॉर एपिनेफ्रिन, अच्छा उसके बाद रादर डिफ्यूजन एंड रीअपटेक बाय नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर नेट एंड डोपामीन ट्रांसपोर्टर दैट इज डोपामीन ट्रांसपोर्टर। अच्छा, अब ये जो है ना, यहाँ पे वो क्या बात करना चाह रहा है कि हमने पहले पढ़ा था एसिटाइलकोलिन वाले मैकेनिज्म में कि वहां पे डिग्रेडेशन हो रही थी, जब डिग्रेडेशन हो रही थी कोलिन बन रहा था, कोलिन बन रहा था, वो रिसाइकल हो रहा था। तो यहाँ पे कोई एंजाइम उस तरह से नहीं प्रेजेंट जो इसकी टर्मिनेशन में इन्वॉल्व हो, बल्कि यहाँ पे जो दो फिनोमिना होते हैं, या तो डिफ्यूजन का फिनोमिना हो रहा है या रीअपटेक का फिनोमिना हो रहा होता है, जिससे जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज या उसका एक्शन जो होता है वो खत्म हो रहा होता है। आउटसाइड द क्लेफ्ट, यानी उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अलावा, these transmitters can be metabolized by, मतलब क्लेफ्ट के अंदर ये नहीं काम हो रहे होते हैं ये डिग्रेडेशन वाले, लेकिन क्लेफ्ट के अलावा जो है मोनोअमीन ऑक्सीडेज या फिर कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, जिसको हम COMT के नाम से डिनोट करते हैं, ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं और ये मेटाबोलाइट इसके बना सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द एंजाइमेटिक आर। तो आपको मैं बता रही थी कि क्लेफ्ट के अलावा जो होता है, मतलब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अलावा जो एसिटाइलकोलिन नॉरएपिनेफ्रिन को या डोपामीन को डिग्रेड करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं, या तो वो COMT होता है या फिर MAO होता है। तो फिर वो उसे रिलीज हो जाते हैं और इसकी हम एक्सक्रीशन जो है इसको हम आगे डिफरेंट डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी चीज का जो है वो उसके मेटाबोलाइट रिलीज हो रहे होते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि उसकी एक्चुअल जो चीज थी जिसके मेटाबोलाइट वो बन रहे हैं तो वो कितनी ज्यादा थे, तो हम उससे भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर कोई उसमें कोई कंडीशन है तो वो हमें पता लग जाएगी कि मेडिकली वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, इस तरीके से। तो जिस तरह यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि ये डिटर्मिनेशन के लिए डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था पहले चैप्टर्स में, हमने पढ़ा था कि इसकी इनहिबिशन एंजाइम की हम क्यों करवाते हैं, ताकि हमारा जो है वो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में और फिर उसका एक्शन भी उसी तरीके से इंक्रीज हो जाए। तो आपको पता है कि इसका इंक्रीज होने से थेराप्यूटिक इफेक्ट्स भी आ सकते हैं और टॉक्सिक इफेक्ट भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ दैट पेशेंट। तो आगे वो क्या कहता है कि इनहिबिशन ऑफ COMT इज इन द ब्रेन इज यूजफुल इन द पार्किंसन डिजीज, ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि हम ये उधर यूज करते हैं पार्किंसन पे। अच्छा, आगे ड्रग का इफेक्ट बता दिया कि उसने कौन कौन सी ड्रग्स कहाँ कहाँ पे यूज करती हैं, कोई सिंथेसिस पे कर रहा होगा, कोई रिलीज पे कर रहा होगा, कोई जो है जाके उसकी जो है वो वेसिकल की वो जो होती है वो फ्यूजन नहीं करवाने देगा, ये सारे उस तरीके से है। आगे जो है ये आपने करने हैं, मैं इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। अच्छा, आगे जो है को ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, यार जो को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना उनका असल मकसद ये होता है कि प्राइमरी तो आपके ट्रांसपोर्टर्स वो होते हैं ना, जैसा एसिटाइलकोलिन हो गया या नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, इनके साथ सम टाइम इन्हीं वेसिकल्स के अंदर सम टाइम सेपरेट वेसिकल्स में कुछ और ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनका कोई ऐसा कोई मेजर फंक्शन नहीं होता, लेकिन वो इन प्राइमरी जो ट्रांसमीटर्स हैं इनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, इनको इनका जो फंक्शन होता है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं या उनको हेल्प कर रहे होते हैं या प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो उन ट्रांसमीटर्स को हम कहते हैं को ट्रांसमीटर्स, जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है, these co-transmitter may be localized in the same vesicles as the primary transmitter or in a separate population of vesicles. Substances recognized to date as
को ट्रांसपोर्टर इंक्लूड एटीपी, जैसा एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये भी उसमें हो सकता है। इसके बाद एनकेल्फिन्स जो है ये भी हो सकते हैं, और वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड जो है ये भी हो सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ और जो है जो उसने बताए हैं कि यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर होते हैं। को ट्रांसमीटर्स का मतलब यही है जो ट्रांसमिशन में उसके साथ जो है वो इन्वॉल्व होंगे। देयर मेन रोल इन ऑटोनॉमिक फंक्शन appear to involve modulation of synaptic transmission। वही ना, मॉड्यूलेट कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन में इन्वॉल्वमेंट है। the same substance function as primary transmitter in other synapse। अच्छा, उसके बाद ये जो था ये तो आपका बहुत एक हमारे लिए भी ये जो होता है ना, जब भी हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ते थे, हम ये तो हमने मेरे ख्याल में सेकंड ईयर में या सेकंड ईयर में पढ़ा था ये वाला, तो इनमें से एक लाजमी आता था। ये तो पत्थर पे लकीर होता था कि इनमें से एक लाजमी आना है कि एक के सिंथेसिस और सारा मतलब डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो हम कभी छोड़ते नहीं थे। और ये जब एक दफा आपको याद होता है ना, आपको दिल करता है कि यार यही आता रहे। तो आप लोगों ने ये जो है ना ये अच्छी तरह से डायग्राम्स कर लेनी है। इसके बाद जो है नीचे मैं आपको बताने लगी थी, नीचे भी है करने वाली चीज, पहले हम कर लेते हैं, बाद में मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ। अच्छा, आगे है एएनएस के रिसेप्टर्स की बात करते हैं कि एएनएस में किस तरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। एएनएस आपको पता है कि जिस तरह के ये इनमें वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता, इनवॉलंटरी होता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के उसने यहाँ पे रिसेप्टर बताए जो मेजर हैं। होते तो बहुत सारे हैं, जो मेजर है ना हम उनका डिस्कस करते हैं हमेशा। अब यहाँ पे कोलिनोसेप्टर्स हैं जिसको कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं या कोलिनोसेप्टर्स भी कहते हैं। इसी तरह एडिनोसेप्टर जिसको एड्रीनर्जिक रिसेप्टर या एडिनोसेप्टर्स। अच्छा, उसके बाद है डोपामीन रिसेप्टर्स। ये 3 है। तो आप पहले पढ़ते हैं कोलिनोसेप्टर्स। अच्छा, अब इनको क्यों also refer as cholinergic receptor, ये तो हमें पता है। These molecules respond to acetylcholine and its analogs। ठीक है, वो तो आपको पता लग गया। अब इसके 2 टाइप्स हैं, एक होती है मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स और एक होते हैं निकोटिनिक। जो मस्कुरेनिक होते हैं ना, इनको मस्कुरेनिक रिसेप्टर कहते क्यों है, क्योंकि मस्कुरीन एक एल्कोलॉइड है जो नेचुरली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अब ये जो था ना, पहले जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो रिसेप्टर थे ना, ये उस एल्कोलॉइड को, एल्कोलॉइड एक केमिस्ट्री की एक वो केमिकल क्लास है, ठीक है। तो वो जो मस्कुरीन कंपाउंड था ना जो प्लांट्स में था, वो उस पे उन रिसेप्टर पे जाके एक्शन शो कर रहा था। पहले ये उन्होंने देखा, जब उन्होंने ये देखा तो उसी के उसके नाम पे जो था उन्होंने उन रिसेप्टर्स का नाम रख दिया कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो बाद में पता लगा कि वो अंदर जो एंडोजीनस सब्सटेंस है जिसको एसिटाइलकोलिन कहते हैं, वो भी इन्हीं रिसेप्टर पे जाके एक्शन शो करता है। बाहर से देने वाली जो चीज थी वो थी मस्कुरीन जो उस पे एक्शन शो कर रही थी। अच्छा, द इफेक्ट्स ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दीज। अच्छा, अब इससे क्या होगा, वो कह रहा है कि जब इसकी स्टिमुलेशन होगी, एक्टिवेशन होगी इन रिसेप्टर्स की, तो इससे क्या होगा कि पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होगी। यानी पैरासिम्पैथेटिक के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक वाले थे ना, उनमें ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसने मस्कुरेनिक रिसेप्टर का बता दिया है कि ये जो कहाँ लोकेशन होते हैं और ये वो। अच्छा, अब जो है आप लोगों का ना, मैं अभी इस पे आगे जाने से पहले ना मैं आपको बताना चाहूंगी इस बारे में, जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स के बारे में। आप लोगों को कोई आइडिया है कि जी कपल प्रोटीन होते क्या, वो असल में काम कैसे करते हैं? जी आप ही पता है थोड़ा बहुत। अच्छा, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी इसका, क्योंकि ये जो है ना ये चीज एक तरह से हमारे रट्टा इसको समझा जाता है, इतना कोई इसको डिटेल में, लेकिन ये बहुत जो है ना मजेदार भी चीज है पढ़ने में अगर समझ लग जाए आपको। और ये है कि ये बहुत बेसिक सी है, कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं है। तो मैं इसको आपको पहले बताना चाहूंगी कि आप ये जो चीजें है ना कि कहाँ प्रेजेंट होती है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज है नहीं। तो बजाय कि हम इस पे मैं आपको रीड करी जाऊं कि यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, वो तो आप खुद भी रीड कर सकते हो। जो समझाने वाली चीज है ना वो है जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स के रिसेप्टर काम कैसे करते हैं। बाहर से मस्कुरीन आई है या एसिटाइलकोलिन आई है, रिसेप्टर पे बाइंड हुई है, तो एक्टिवेशन हुई है, आगे रिस्पॉन्स कैसे जनरेट कर रहे हैं। हमें एक्टिवेशन हो रही है, हम ये कहते हैं हाँ जी आगे प्रोटीन एक्टिवेट हो गई है, वो किस तरह हो रही है,
उसको हमने देखना है। पहले तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि मस्कुलिन जो है वो तो है जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर। इनकी आगे टाइप्स होती है 5, M1, M2, M3, M4, M5, लेकिन हम डिस्कस करते हैं सिर्फ 3 को, पहली 3 जो मेजर होती है M1, M2, M3। तो उसके अलावा जो है ना निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं, उनमें जी कपल नहीं होते, वो आयन चैनल वाले होते हैं। उनमें क्या होता है कि वो मतलब आयन चैनल उसके साथ एसोसिएट होता है। हमने पढ़े थे ना 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं कि मतलब या तो वो मतलब कि जो हमने मेजरली पढ़े थे कि एक तो वो रिसेप्टर के साथ जब एक्टिवेशन होती है तो उसके साथ कोई आयन चैनल एसोसिएट होता है जो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें इनफ्लक्स फ्लक्स वगैरह होता है और उससे फिर आगे रिस्पॉन्स होता है। या फिर हमने पढ़े थे जी कपल। जी कपल में क्या थे कि उसके साथ कोई एक प्रोटीन अटैच थी जिसने आगे जाके रिस्पॉन्सेज दिए थे। तो जो निकोटिनिक होते हैं ना, निकोटिनिक है तो टाइप ये इनकी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की, लेकिन ये जो होते हैं इनमें आयन वाले होते हैं, यानी सोडियम पोटाशियम आयन चैनल इसमें अटैच होते हैं, रिस्पॉन्ड टू एसिटाइलकोलिन, निकोटीन एंड अदर, और उसी तरह वो सारा उसने बताया। अब इनकी जिस तरह मैंने आपको मस्कुलिन के बताया, मस्कुलिनिक रिसेप्टर की 5 टाइप होती हैं जबकि 3 जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह इनके 2 मेजर सब टाइप है, इसको NN और एक NM होते हैं। यानी जो एक निकोटीन रिसेप्टर जो नर्व पे होते हैं और एक होते हैं निकोटीन रिसेप्टर जो मसल्स पे होते हैं, M फॉर मसल, N फॉर नर्व। तो उस तरीके से उसको 2 सब क्लासेस में देते हैं। देखो ये इसने बताया भी है, एक गैंग्लियन पे तो वो होगा NN, बड़ा N लिखोगे और साथ में छोटा सा N, और जो स्केलेटल मसल पे होगा उसको आप लिखोगे एक बड़ा N लिखोगे और साथ में छोटा सा M लिख दोगे साथ। इसकी ये 2 सब डिविजन है या सब टाइप्स हैं। तो आगे चल के आगे फिर ये जो एरिनोसेप्टर्स हैं इनमें इनके भी आगे से सब टाइप बताएंगे कि अल्फा होते हैं या फिर बीटा होते हैं। फिर अल्फा की आगे होती हैं कि अल्फा 1 है या अल्फा 2 है। आपको याद होगा हमने अल्फा 2 का काफी दफा जिक्र किया था वहां पे CNS में कि वो रीअपटेक में इन्वॉल्व होता है, फीडबैक में, सॉरी रीअपटेक कह रही हूँ, फीडबैक मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो वो तो वहां पे बढ़ा था। इसी तरह उसकी एक और टाइप भी है जो अल्फा 1 है, ठीक है। और ये भी यूज डिफरेंट जी कपल प्रोटीन। अब आपको ये तो पता है कि ये उसका प्रोटीन अटैच है, लेकिन वो कैसे काम करती है वो हमने देखना है अभी। अच्छा, दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द मोस्ट, अच्छा ये उसने वही बता दी कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, बीटा रिसेप्टर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। इनमें भी जो है ना जी कपल प्रोटीन वाला ही मैकेनिज्म होता है। डोपामीन जो होते हैं रिसेप्टर्स, ये ऑल्दो एडिनोसेप्टर्स की सब क्लास है, लेकिन इसका फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए उसने यहाँ पे सेपरेट करके बताया हुआ है। अच्छा, अब इसमें आगे इसकी भी टाइप्स फर्दर होती हैं, 5 सब टाइप्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। और D1 जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद D2 उसने बता दी, यहाँ पे होता है D1 और D2, ऐसा सारा उसने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। इसके बाद जो ये टेबल है ना, ये सारी चीजें तो आपको ऐसे ही वो उसने बताई है ना। ये जो टेबल है ना 2, ये इतने इंपॉर्टेंट है, आपके पास पेपर में बहुत दफा आए हुए। ये वाला भी जो 6.1 वाला टेबल है और 6.2 वाला। अब इसमें आप देखो कि उसने ये देखो, ये मैं आपको बता रही थी ना, N और NM इस तरीके से लिखा होता है। ये देखें, ये मसल वाले पे होगा तो M लिखा होगा, N वाला जो होगा वो क्योंकि वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, यानी ANS गैंग्लियन पे प्रेजेंट है तो गैंग्लिया पे प्रेजेंट है तो वो वहां पे उसने N लिख दिया। इसी तरह उसने M1, M2, M3 लिखा है, और यहाँ पे अल्फा 1, अल्फा 2 और ये सारे उसने बताए हैं। ये लोकेशन तो आपको याद ही करनी पड़ेगी कहाँ, लेकिन मैकेनिज्म किस तरह से एक्टिवेशन और उसका मेजर फंक्शन, ये सारा जो है ना ये मैं आपको बताऊंगी ये कैसे होता है कि GQ क्या है, GI क्या है, और वो ये क्या आगे सारा जो है सिलसिला चल रहा है क्या है, साइक्लिक AMP और IPE3, ये सब कुछ। ये रट्टा लगाने पे लगोगे तो आप बस रट्टे ही लगाते रह जाओगे। अगर समझ लोगे ना तो फॉर ए लाइफ टाइम आपको जो है ना ये चीज भूलेगी नहीं, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको देखते हैं कि ये है क्या, किस तरीके से। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर में बस एक ये वाला टॉपिक है, यहाँ पे ये है इफेक्ट्स ऑफ एक्टिवेटिंग ऑटोनॉमिक नर्व्स। अच्छा, इसमें उसने ना सिर्फ ये बताया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे फैक्टर सेल्स होंगे जहाँ पे दोनों जा रहे होंगे, जहाँ पे सिंपैथेटिक डिवीजन भी प्रिवेल कर रही होगी, उसकी इनर्वेशंस भी होंगी और पैरासिम्पैथेटिक की भी होंगी। तो वो कहता है कि फिर कौन सा वाला जो होगा एक वक्त में जो होगा
ज्यादा होगा। तो वो यही कहता है कि यहाँ पे यही होता है कि एक वक्त में एक सिस्टम जो होता है डोमिनेंट होता है और दूसरा जो होता है वो नीचे होता है। तो जो डोमिनेंट होगा वही जाहिर बात है उसके वाले इफेक्ट्स ही आ रहे होंगे। तो इसमें उससे सारे में आपने बस इस वाले को बस एक दफा रीड करना और ओवरव्यू देना है। सारे छोटा सा टॉपिक है, एक पैराग्राफ, ठीक है। इस सारे में उसने यही बात की है। अब मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ इस सारे को। ये मैंने इस पे बहुत डिटेल में अपनी ना एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसकी तो म्यूट कर दूंगी, लेकिन आपको मैं ना साथ समझाऊंगी। एक सेकंड बस। अच्छा, अब होता ऐसे है कि हमारे पास जो है ना, सबको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है ये एक उसने मैंने बनाई हुई है मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो चीज है ना, आपको मेरा माउस से आपको नजर आ रहा है ना जब मैं उसको हिला रही हूँ या उसको इंडिकेट कर रही हूँ कि क्या चीज है। ये जो है एक रिसेप्टर है, ठीक है। ये इम्बेडेड है, यानी आपकी उस जो भी न्यूरॉन है या जो भी आपका सेल है उसके अंदर जो है, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर ये रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये रिसेप्टर के ऊपर एक प्लेस है जहां पे ये रेड सा जो है मैंने लाइगेंड लगाया है। लाइगेंड मीन एनीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड फॉर द अटैचमेंट टू द रिसेप्टर। And what will happen when there will be attachment of that ligand to the receptor? There will be activation, ठीक है। एक्टिवेशन हो जाएगी उस रिसेप्टर की। ये जो रिसेप्टर होता है जब एक्टिवेट होता है ना, तो इसके साथ एक प्रोटीन अटैच होती है। प्रोटीन को हम कहते हैं जी कपल्ड प्रोटीन, ठीक है। जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स कहते हैं, क्योंकि वो उसके साथ कपल्ड हुई होती है, यानी उसके साथ अटैच हुई होती है। यहाँ मैंने दूर बनाया हुआ, ऑल्दो ये थोड़ा सा करीब होता है, थोड़ा साथ होता है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो प्रोटीन है ना, इसके आगे 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा गैमा बीटा गैमा, ठीक है। उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बनाया हुआ इसलिए आपको बता रही हूँ। अब होता ये है कि जब इस लाइगेंड अटैच होता है ना, ये लाइगेंड रिसेप्टर के साथ, ये एक्टिवेट होता है। ये इसकी एक्टिवेशन से क्या होता है कि जो जी कपल प्रोटीन है ना, इस पे जाके एक जीडीपी का मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो जाता है। जी जिस तरह एटीपी है, इसी तरह आपने जीडीपी भी पढ़ा होगा एफएससी के जमाने में, आपको याद होगा जीडीपी और इस तरह के और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो वो अटैच हो जाता है जाके। जब वो अटैच होता है ना, वो अटैच क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग ऑफ द लाइगेंड टू द रिसेप्टर, ठीक है। बाइंडिंग की वजह से वो एक मॉलिक्यूल जाके, मतलब एक चीज है ना कि अगर ये आपको पता है कि आपने ये स्विच ऑन करना है तो लाइट चलनी है, उसी तरह से ये है कि आपने लाइगेंड अटैच कर दिए तो आपको पता है जीडीपी ने अटैच हो जाना है उसके साथ रिसेप्टर। मतलब कि एक चीज है, एक रिस्पॉन्स है जो होना ही होना है इन मतलब कि उसके रिस्पॉन्स में, लाइगेंड के अटैचमेंट के बाद। तो अब ये क्या है, जीडीपी ने अटैच हो जाना है और इससे जो है आगे क्या करना है, इसने आगे जो है, अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये जो है ये जीडीपी जो है इधर से रिप्लेस, पहले असल में जो नॉर्मली होते हैं ना यहाँ पे जीडीपी अटैच होती है, लेकिन जब एक्टिवेशन होगी ना तो इस जीडीपी ने उतर जाना है और यहाँ पे जीटीपी ने, यानी ट्राई फॉस्फेट वाली ने, डी फॉर डाई होता है ना, टी फॉर ट्राई, तो उसने अटैच होना है ट्राई वाले ने, बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ दैट रिसेप्टर, ठीक है। जीडीपी ने उतर जाना है जो पहले लगी हुई थी, और in response to that activation of receptor there will be attachment of GTP, ठीक है। उससे क्या होगा, जब GTP यहाँ पे अटैच हो जाएगी तो उससे ये होगा कि ये जो 3 सब यूनिट थे ना उस प्रोटीन के, तो उन्होंने अलग अलग हो जाना है, दो ने इधर इकट्ठे चले जा रहे हैं और ये जो अल्फा है उसके साथ ये जो जीटीपी अटैच होगी उसने अलग चले जाना है। अब ये 2 कम्प्लेक्सेस बन गए, ठीक है। जब ये 2 कम्प्लेक्सेस बन जाएंगे ना, तो ये कम्प्लेक्सेस आगे जो है, ये वाला जो है ना, जो अल्फा के साथ जिसके साथ जीटीपी अटैच है, इस वाले ने आगे जाके एक अफेक्टर के साथ अपना रिस्पॉन्स शो करना है या अटैच होना है जाके। वो किस तरह होना है वो मैं आपको दिखाती हूँ।
अच्छा, अब आपके पास ना 3 तरह की जी प्रोटीन्स होती हैं। एक होती है जीएस, एक होती है जीआई, एक होती है जीक्यू। 3 तरह की होती हैं। अब आपने जीएस, एस फॉर स्टिमुलेशन, ठीक है, ये इस तरीके से याद रखना है। आई फॉर इनहिबिशन। जब भी किसी भी रिसेप्टर में जी आई होगी ना, तो इसका मतलब है कि उसने उस जो नॉर्मल काम है उसको इनहिबिट करना है। जी एस वाले का क्या मतलब है कि उसने उस काम को स्टिमुलेट करना है। अब जी क्यू आती है जरा डिफरेंट। जी क्यू है तो स्टिमुलेटरी, मतलब कि उस करना तो उसने स्टिमुलेशन है, लेकिन वो एक डिफरेंट पाथवे से करती है, वो हम देखते हैं। अब ये जो जी एस और जी आई होती है ना, इन दोनों के लिए जो इफेक्टर है, इफेक्टर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसने ये जो हमने कम्प्लेक्स बनाया है ना अल्फा और जीटीपी वाला, इसके साथ उस कम्प्लेक्स ने जाके ना अटैच होना है, जिसके रिस्पॉन्स में आगे कुछ चीजें बनेंगी। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास होता है एडिनाइल साइक्लेज, किस केस में, जी एस और जी आई के केस में। अब होता क्या है, ये देखें, ये मैंने इधर जो है ना एक ये ब्लू सा जो बनाया हुआ है ना इधर, जो इस कम्प्लेक्स के साथ अटैच है, ये है इफेक्टर मॉलिक्यूल। इस प्रोटीन के इस पार्ट ने जाके उस इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट शो की है। बिकॉज ऑफ दिस एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर की एक्टिवेशन हुई, उसने क्या किया, जीटीपी अटैच करवा दिया। जीटीपी अटैच होने से क्या हुआ कि वो जो प्रोटीन थी वो जाके इफेक्टर के साथ बाइंड कर गई है, ठीक है, इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ। इफेक्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, एडिनाइल साइक्लेज, किस केस में, जीएस और जीआई के केस में। अब ये जी आई और जी एस के केस में हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज जो है, ये क्या होगा, ये अटैच एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास ये कन्वर्ट करवा देगा एटीपी जो नेचुरली आपके सेल के अंदर प्रेजेंट थी, उसको साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। जब साइक्लिक एएमपी में वो उसकी हो जाएगी, तो उससे फिर आपके पास रिस्पॉन्सेज आएंगे, जो फर्दर आगे आपको जरूरत होती है सेलुलर रिस्पॉन्सेज की। आप अब जो टेबल्स देखोगे ना, उनमें आप यही जाके देखोगे कि वहां लिखा होगा इंक्रीज साइक्लिक एएमपी, डिक्रीज साइक्लिक, वहां पे आपको कुछ समझ नहीं आएगी हो कैसे रहा है। आपको मैं सिर्फ ये याद करने का नहीं कह रही, सिर्फ समझने का कह रही हूँ, ठीक है। ये आप एक दफा देख लोगे ना, तो वो टेबल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अब देखो जी एस और जी आई क्या है, इसमें क्या थी, एडिनाइल साइक्लेज, इसने कन्वर्ट करवा दिया एटीपी को साइक्लिक एएमपी में और एक इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट में। बस इसको ना ही आप ज़हन में रखो, बस वैसे ही वो निकल गया, समझ लो कि एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो गई। ये तो हमने पढ़ा जी एस और जी आई के लिए। अब जी क्यू के लिए जो है ना, वो क्या डिफरेंस है, तो वो स्टिमुलेटरी, मतलब कि उसका रिस्पॉन्स स्टिमुलेटरी होता है, लेकिन यहाँ पे इफेक्टर मॉलिक्यूल डिफरेंट होता है। यहाँ पे होता है फॉस्फोलाइपेज सी। इफेक्टर मॉलिक्यूल कौन सा होता है, यहाँ पे जो ब्लू सा मैंने बनाया हुआ है ना मार्कर से, जो जिसके साथ अटैच हो रहा है, ये है इफेक्टर मॉलिक्यूल, ये डिफरेंट है यहाँ पे। यहाँ पे ये वाला जो है, ये है फॉस्फोलाइपेज सी। अब होता क्या है कि जब ये वाला इफेक्टर जो है ये इसके साथ मतलब के अटैच होता है, एक्टिवेशन होती है, तो वहां पे इनोक्सिटोल जो 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप आम जुबान में IP3 लिख देते हो, वो बन जाता है, यानी उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और जो होता है वो DAG जो होता है, वो भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। एनीवेज, ये आपको बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे वो जब बनता है तो इसके आगे रिस्पॉन्स में फिर क्या होता है कि जो साइक्लिक एएमपी जो हमने GS और GI के केस में बना था और GQ के केस में DAG ही बना था, इन दोनों का क्या काम है, इन्होंने प्रोटीन काइनेसिस जो आगे एंजाइम्स हैं मुख्तलिफ, उनको एक्टिवेट करना है। जब वो एंजाइम बन जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वहां पे सेलुलर रिस्पॉन्सेज, यानी सेलुलर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्टिवेशन हो रही होती है ना, वो और होने लग जाती है। और IP3 जो आप अपने टेबल में बहुत दफा देखोगे, उसका क्या काम है कि उसने रेगुलेट करवाना होता है फ्री कैल्शियम आयंस को। तो आपको पता है कैल्शियम आयंस तो बड़ा उनका मेजर रोल होता है उस सारे में फ्यूजन वगैरह करवाने में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि ये जो GI और GS है, इसमें मुझे कोई बताएगा कि GI में क्या होगा इसमें साइक्लिक एएमपी में, और GS में क्या होगा साइक्लिक एएमपी के, मतलब उसमें क्या चेंजेस आएंगी।
साइक्लिक एएमपी जो है जीआई के केस में, बिकॉज इट इज इनहिबिटरी इन नेचर, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये जीआई है, आई फॉर इनहिबिटरी, तो यहाँ पे साइक्लिक एएमपी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। जबकि जीएस जो कि स्टिमुलेटरी है उसमें क्या होगा, साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज गोना एक्ट। ठीक है, इस तरीके से इसने अपना फंक्शन या अपना रिस्पॉन्स शो करना है। आगे आपको मैं एक और बात छोटी सी बता दूं कि ये जो है अब देखें, ये तो आपने सारा पढ़ा है ना एक्टिवेशन में। अब देखें एक चीज, अगर लाइगेंड जहां से उठ गया या चला गया है, ड्रग जैसे खत्म हो गई है, निकल गई है, तो क्या होगा, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये रिवर्स बैक हो जाएंगे, मतलब रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ पे ये फैक्टर मॉलिक्यूल डिटैच हो जाएगा, इससे उतर जाएगा, ये जो जीटीपी अटैच हुई थी ये उतर जाएगी और वापस जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर उसके पास जाके वहां पे वापस चली जाएगी। तो ये सारा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पे जो आपके पास ये जो बने हुए हैं ना टेबल्स, देखो GQ है प्रोटीन, वो छोड़े आप किस में है, वो आपने बाद में याद करना है कि अल्फा में है, अल्फा 1 में, 2 में। GQ है, GQ में क्या होना है आपको मैंने बताया, 1 IP3 और DAG ज्यादा होता है, सेकंड मैसेंजर जो है उसका। सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल वो होते हैं जो इफेक्टर की अटैचमेंट के बाद प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ, जो इफेक्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन सा हमने पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था वो वाला फॉस्फोलाइपेज C, वो इफेक्टर मॉलिक्यूल था। सेकंड मैसेंजर कौन से हैं, ये जो उनके रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, साइक्लिक AMP हो गया, DAG हो गया या IP3 हो गया। अच्छा, अब क्या है, GQ में इंक्रीज हो रहा है, हमने पढ़ा था। GI में क्या हमने पढ़ा था, साइक्लिक AMP का लेवल डिक्रीज होगा। GS में मैंने कहा था स्टिमुलेटरी है तो साइक्लिक AMP का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरीके से उसने सारा बताया हुआ है। और फिर आगे आपको मैंने बताया था कि IP3 का जो मेजर रोल है वो किसमें है, कैल्शियम में, कैल्शियम ज्यादा करवा रहा है। ठीक है, जहां भी IP3 देखोगे वहां कैल्शियम का ज्यादा हो रहा होगा। और बाकी जो है इसका मैंने आपको बताया था, इनका जो है वो प्रोटीन काइनेसिस में इन्वॉल्वमेंट होती है और वो आगे चल के मुख्तलिफ अपने जो है फंक्शन, डाइवर्स फंक्शन है उनके, तो वो मैंने उतनी डिटेल में नहीं आपको वहां पे बताया। अब यहाँ पे देख लो, GQ कपल्ड है अगर रिसेप्टर, तो उसमें क्या है, IP3 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और DAG यानी DAG वहां पे बन रहा है, उसके आगे प्रोटीन काइनेसिस बन रहे थे और आगे से आगे वो एक्टिवेशन हो रही थी। GI है, साइक्लिक AMP का लेवल कम हो रहा है। GQ है, Q जो है वो स्टिमुलेटरी है बट उसका इफेक्टर मॉलिक्यूल डिफरेंट था सिर्फ। ठीक है, तो वहां पे जो है ये बन रहा है। ठीक है, आगे जो है हमने कुछ पढ़े थे, निकोटिनिक थे। निकोटिनिक में G कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स नहीं थे, वो आयन चैनल वाले थे। तो उनमें क्या थे, आयन चैनल आपको पता है, जब भी ये वाले जो थे सोडियम पोटाशियम वाले जो होते हैं, जब भी इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है वहां पे डीपोलराइजेशन होती है। जब डीपोलराइजेशन होती है तो वहां पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो इवोक होता है या उसको वो स्टिमुलेट करता है। और ठीक है, अच्छा ये अच्छा, अब इसके बाद ये जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें उसने वही बताया हुआ सारा, ये जो नीचे एक पैराग्राफ है ये आपने बस एक दफा रीड कर लेना, ओवरव्यू कर लेना इसको। और ये 2 टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें इतनी खपाई इसीलिए किया ताकि आपको ये रट जाए, क्योंकि ये पास पेपर में बहुत दफा आए हुए हैं, टेबल 1 खास तौर पे, टेबल 2 भी आया हुआ है। उसके बाद ये आपने ये सारे रिसेप्टर की कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट है और क्या क्या टाइप्स हैं ये कर लेनी है। उसके बाद ये तो सारे ही आपने करना है, ये जो दोनों का है एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन भी सारी करनी है, डायग्राम समेत, डिस्क्रिप्शन समेत। और ऊपर वाला जो है ये वाली डायग्राम भी करनी है। इस डायग्राम में मैंने आपको बता दिया था कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये आपने इसकी डिस्क्रिप्शन भी करनी है। उसके बाद एक्सेप्शन थी कुछ के कहाँ कहाँ जो है वो नहीं प्रेजेंट होता, वो वाला साइनेप्टिक में स्वेट ग्लैंड जो होता है वो, उसमें कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन ही हो रही होती है। उसके बाद यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना ये एस्पेक्ट से। अच्छा, इसके ऊपर ना एस्पेक्ट्स के ऊपर ये जो एक पैराग्राफ है ना, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि वो कहाँ कहाँ से नर्व जो है वो जनरेट हो रही होती हैं, ये सारे में इन सब
इस सारे पैराग्राफ में। इसको भी आपने ना एक दफा रीड कर लेना और जो आपको इम्पोर्टेंट लाइन लगे उसको आपने अंडरलाइन कर लेना, मतलब ओवरव्यू देना है इसको, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ सारे को। ये द पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियन मोटर फाइबर से लेकर ना ये एंड तक, ये जो एस्पेक्ट से ऊपर ऊपर तक, ठीक है, सारे को आपने जो है। उसके अलावा इसमें पहले पेज पे कुछ भी नहीं करना, कोई ये बॉक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इसका कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको वो जो था वीडियो आपको भेजी थी, आपको बेसिक तो इन्फॉर्मेशन उधर से मिल गई होगी कि क्या हो रहा होता है इन सब में। अच्छा, आज के लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। और वो जो समझ लग गई है GQ GI और GS की जो मैंने बताया सारा, जी आप रिस्पॉन्स तो कर दो। अच्छा चलो ठीक है, चलें ठीक है, बस यही था आज का। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं इधर भी मुझसे पूछ लें। और मैं आपको वो भेज भी दूंगी लिंक वगैरह जो है ना उसका, जो पिछली मैंने बनाई हुई है ना डायग्राम्स वगैरह, डायग्राम कह रही हूँ वीडियोस वगैरह, तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो वो उधर से भी देख सकता है, ठीक है। फिर हम कल अगला पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास तौर पे डायग्राम जो है ना, ये एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक वाली, ये तो आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है। ओके आपी। हाँ जी बच्चे, यही करना है जो उम्मे एमन बेग मुझसे पूछ रही हैं, तो यही जो जो करवाया है काफी ज्यादा है वैसे इस चैप्टर में से, तो आई थिंक सारे ही मैंने करवा दिया आपको जो जो करने वाला था। इसके अलावा कोई है ही नहीं इंपॉर्टेंट चीज इसमें, बेसिक यही है कोलिनर्जिक वाला और ये रिसेप्टर्स की बारे में जितना भी है वो सारा। हाँ हाँ डायग्राम बनानी, डायग्राम ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सना जाहिद, क्योंकि डायग्राम जो है वो बहुत इजी है यार, उसमें क्या मुश्किल है, बल्कि वो तो पढ़ने से ज्यादा इजी काम है। आप एक दफा डायग्राम को आप समझ लो जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है ना उसी तरह से, तो डायग्राम तो अगर आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है ना ये, तो आप डायग्राम लास्ट में बनाओ, उसको पूरा मेंशन करो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे डायग्राम की वजह से। ये बड़ी पसंद की जाती है वाली डायग्राम। ओके आपी, थैंक यू।